हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लाया हूं और एक कहानी जिसका नाम है भोला राम का जीव। इस कहानी के कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव इसका अर्थ है, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ ऑफ भोलाराम, यानी भोलाराम का जो जीव है या भोलाराम की जो आत्मा है, इस शीर्षक से इस कहानी की रचना हुई है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कौन सी भी कहानी पढ़ने से पहले उस कहानी का विषय वस्तु देखना जरूरी बनता है। विषय वस्तु जान लेंगे तो आसानी के साथ कहानी समझ में आ जाती है। तो आ जाइए, मैं विषय शुरू करता हूँ। तो पहले इंटेंट को क्या पढ़ लेना चाहिए। इंटेंट का अर्थ है विषय वस्तु और इरादा। इसे अगर जान लेंगे तो कहानी समझ में आ जाती है। तो इस कहानी में लेखक हरिशंकर परसाई ये दिखाना चाहते हैं कि समाज में रहने वाला जो भोला राम है, भोला राम एक नगण्य, नेग्लिजिबल कहते हैं, यानी समाज में उस भोला राम का स्थान ही नहीं है और भोला राम बहुत ही हीन और दीन एक सामान्य सरकारी रिटायर्ड नौकर है। रिटायर्ड नौकर यानी वो एम्प्लॉय है और वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, और रिटायर्ड होने के बाद जो पेंशन मिलनी चाहिए वो पेंशन पाने के लिए लगातार 5 सालों तक भोला राम को संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करने की जो कथा है या संघर्ष करने का जो दर्द है, उस दर्द को यहाँ पर लेखक ने दिखाया। और इस कहानी को अगर हम पढ़ेंगे तो ये कहानी हमारे हृदय को क्या स्पर्श कर देती है। स्पर्श करना मीन्स दिस स्टोरी इज हार्ट टचिंग स्टोरी। मर्म व्यथा, आत्म को क्या व्यथा पहुंच पाती है, यानी हमारा जो हृदय है उस हृदय को क्या दर्द लगता है। तो इसीलिए लेखक यहाँ पर लिखते हैं ये कहानी एक हृदय स्पर्शी कहानी है और इसमें हमारे समाज में जो वर्तमान समस्या है उस समस्या को क्या दिखाते हैं। जो करंट जो प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स को क्या यहाँ पर दिखाते हैं। तो पहली समस्या क्या है? गरीबी। तो आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो पॉवर्टी बहुत ही एक बड़ी समस्या है। So poverty means this poverty is a big problem in our country. गरीबी ऐसी एक चीज है, एक रोग की तरह है और उसे दूर करने के लिए अगर प्रयास भी करेंगे तो वो रोग नहीं जाता है। गरीबी और भूखमारी, हमारे देश में ऐसे कई लोग भूख से क्या मर जाते हैं। उन्हें खाने के लिए एक वक्त का भोजन नहीं मिलता है, एक वक्त की रोटी मिलती है। और हमारे देश में गरीब लोगों की समस्या क्या ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या स्वार्थी लोग हैं, सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, दूसरों को सहायता करने के लिए भी आगे नहीं आ जाते हैं। यहाँ पर लेखक लिखता है कि स्वार्थी लोग क्या ज्यादा है और ऊपर से भ्रष्टाचार यानी करप्शन क्या ज्यादा है। और इन सारे समस्याओं को लेकर लेखक ने इस कहानी की क्या रचना की है। और आम आदमी जो होता है ना, आम आदमी लाचार होकर व्यवस्था में क्या रहने लगता है। वो सामान्य मनुष्य, सामान्य आदमी दुखी होकर दुख में क्या जीवन करने लगता है और लाचारी होकर हेल्पलेस क्या रहने लगता है। तो इसीलिए ये सारी समस्या, उन समस्याओं को विद्यार्थियों को दिखाने के लिए, उन समस्याओं
के बारे में समझाने के लिए या परिचय देने के लिए ये कहानी रखी हुई है। और हम सारे लोग जानते हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर इंडियंस, वी नो आवर प्रॉब्लम्स, these are our problems, every day we are facing, but we are not thinking about these problems. How can we solve these problems? We are not thinking. Why? Means we are selfish. We are thinking about only ourselves, about our family members. जब इस बॉर्डर से दूर होकर, परे होकर अगर सोचेंगे तो आसानी के साथ हम इन सारी समस्याओं को दूर क्या कर सकते हैं। लेकिन जो गरीबी है, भूखमरी है, और ऊपर से स्वार्थी लोग हैं और भ्रष्टाचार है, और आम आदमी हमेशा के लिए दुखी रहने लगता है और वो हेल्पलेस है, वो लाचार है। और यहाँ पर भी इस कहानी का जो मेन हीरो है भोलाराम रिटायर्ड नौकर है, और रिटायर्ड होने के बाद जो पेंशन मिलनी चाहिए वो पेंशन क्या नहीं मिलती है। 5 सालों तक लगातार संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करने पर भी क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। सो nowadays also so many retired people, so many retired employees, they are facing this problem. Easily they cannot get pension amount. उन्हें आसानी के साथ यह रकम नहीं मिलती है, यह पैसा नहीं मिलता है, आज भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। और इसलिए इन सारी समस्याओं को लेकर क्या पर दिखाते हैं। तो ये हुआ विषय वस्तु। अब डायरेक्ट आप लोगों को ओरल स्टोरी सुनाऊंगा। जस्ट यू लिसन दिस स्टोरी एंड यू रिमेंबर दिस स्टोरी। अगर इस कहानी के ऊपर कोई प्रश्न अगर आ जाएंगे या प्रश्न पूछेंगे तो पूछने पर आप लोग आसानी के साथ आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। सो कहानी शुरू होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, धर्मराज लाखों वर्षों से आदमियों को कर्म के अनुसार और सिफारिश के आधार पर नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। देखिए, कई लाखों सालों से धर्मराज उस नरक में मनुष्यों के कर्म के आधार पर और मनुष्यों के सिफारिश के आधार पर उस नरक में क्या मरने के बाद निवास स्थान क्या अलॉट कर रहे थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज उस नरक में क्या एक समस्या क्या हो जाती है। वो कौन सी समस्या है? सामने बैठकर, धर्मराज के सामने चित्रगुप्त बैठकर बड़ी बड़ी किताबें निकालकर और अपना जो चश्मा है, जो स्पेक्ट है ना, वो चश्मा निकालकर उस चश्मे को क्लीन करते हुए बार बार पोंछकर और बार बार थूक लगाकर, अपनी उंगली को थूक लगाकर पन्ने पलटते पलटते, पेपर पलटते पलटते बड़ी किताब क्या देख रहे थे, अकाउंट की किताब देख रहे थे, रजिस्टर देख रहे थे, लेकिन बार बार देखने पर भी क्या गलती पकड़ी नहीं जा रही थी। जैसे गलती पकड़ी नहीं जा रही थी, गुस्से में आकर खींचकर चित्रगुप्त ने जोर से क्या उस अकाउंट की रजिस्टर किताब क्या फेंक दिए। जैसे फेंक दिए और उस जोर से बंद किए, और बंद जब करने कहिए उस चपेट में एक मक्खी क्या आ गई और मक्खी क्या मर गई। और यहाँ पर उसे निकालते हुए वो कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, महाराज मेरा रिकॉर्ड तो क्या सही है, ठीक है, लेकिन भोलाराम के जो जीव है वो जीव लाने के लिए 5 दिन पहले यमदूत के यहाँ चले गए और भोलाराम का जो शरीर है, भोलाराम की जो देह है, उस देह से जीव को क्या ले लिया। लेकिन यमदूत ने अभी तक क्या नरक पहुंच नहीं पाए, वो कहाँ चला गया। और धर्मराज पूछते हैं, और वहां दूत कहाँ है? और चित्रगुप्त कहने लगते हैं, महाराज वहां भी लापता है, वहां भी क्या मृत्यु लोक से लौट कर नहीं आया है। और इसी समय उस नरक का दरवाजा क्या खोलने लगता है
और यमदूत बलराम का जीव लेने के लिए जो यमदूत चला गया था, वो यमदूत बदहवास होकर वो नरक में क्या प्रवेश किया। जैसे नरक में प्रवेश किया और चेहरे परिश्रम और परेशानी और भय के कारण वो विकृत क्या दिखाई दे रहा था। और वो यमदूत इतना कुरूप दिखाई दे रहा था क्योंकि उसकी शक्ल पर क्या डर था और भय था, और भय के कारण वो और भी क्या कुरूप लगने लगा था और अगली क्या लगने लगा था। और उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठते हैं, इन्हें जोर से क्या कहने लगते हैं, और तू कहाँ रहा इतने दिन। चित्रगुप्त उसे, हे यमदूत, तू इतने दिनों तक कहाँ रहा, बलराम का जीव कहाँ है। तूने जीव को लेने के लिए जब गया था तो बलराम का जीव कहाँ है। तो पूछने लगता है, और पूछने से यमदूत हाथ जोड़कर दया निदान, इन्हें मेरे ऊपर दया दिखाइए, और दया देने वाले जो दाता है उन्हें कहने लगता है कि दया निदान, मैं कैसे बताऊं कि मैं जीव लेने के लिए चला गया और बलराम का जीव मैंने ले लिया। जैसे 5 दिन पहले उस जीव को ले लिया, लेकिन जैसे मुट्ठी में उस जीव को पकड़कर मैं हवा में उड़ते आ रहा था, लेकिन एक जोर का हवा का झोंका आया, ना जाने वो मुट्ठी से वो जीव क्या गायब हो गया, मुझे धोखा दे दिया। जैसे वो लापता हुआ, उसे ढूंढने के लिए मैं पुनः ब्रह्मांड चला गया, यानी मृत्यु लोक चला गया, धरती पर चला गया, सारा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन उस जीव का पता नहीं चला। मुझे चकमा देकर क्या भाग गया। और धर्मराज यानी नरक के जो राजा है धर्मराज, वो कहने लगते हैं, हे मूर्ख, जीवों को लाते लाते तुम बूढ़े हो गए और एक मामूली आदमी का जीव लेकर नहीं आए, और मामूली एक जीव ने तुम्हें क्या चकमा दे दिया, धोखा दे दिया। और दूत सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, मैंने अलर्ट होकर क्या लेकर आ रहा था। मैंने अपनी सर्विस में, अपने जीवन में अच्छे अच्छे वकील लोगों को मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन अब की बात मुझसे गलती हो गई और वो जीव क्या भाग गया, लापता हो गया। और चित्रगुप्त कहने लगते हैं, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यवहार बहुत चल रहा है, क्योंकि लोग दोस्तों को कुछ चीजें अगर बेचते हैं, इन्हें पार्सल के तौर पर रेल से अगर बेचते हैं, तो रेल डिपार्टमेंट वाले होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर के यहाँ चुरा लेते हैं, ले लेते हैं। इन्हें चोरी के यहाँ ज्यादा होने लगी है आजकल पृथ्वी लोक पर। कौन कहने लगे? चित्रगुप्त महाराज से कहते हैं। और मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं, और लुटेरे लोगों ने रेलवे के जो डिब्बा है, मालगाड़ी का जो एक डिब्बा होता है ना, उस डिब्बे को क्या लूट लेते हैं। और पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना, राजनीति के बारे में क्या कहना, एक दल के नेता ने दूसरे दल के नेताओं को मार डालते हैं और उन्हें उड़ाकर किडनैप करके कहीं रख देते हैं। और ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक में ज्यादा क्या हो रहा है, और खास करके भारत में क्या ये सब कुछ हो रहा है। और धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखकर कहते हैं, तुम्हारी भी रिटायर्ड होने की उम्र आ गई है। भला बलराम जैसे नगण्य, जो हीन है, दीन है, गरीब है आदमी से किसी को क्या लेना देना। यानी चित्रगुप्त को महाराज कहने लगते हैं कि तुम्हारी उम्र भी हो गई रिटायर्ड होने की, और वो तो एक मामूली गरीब था, मामूली इंसान था, उसे कौन किडनैप करते हैं, और उससे किसका लेना देना तो नहीं था। और इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण कहते नारद मुनि आ जाते हैं। जैसे नारद मुनि आ जाते हैं, धर्मराज नरक में गुमसुम होकर बैठे थे, शांत बैठे थे। और नारद धर्मराज से पूछते हैं, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्यों नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? निवास स्थान के
घरों की जो समस्या थी वो समस्या हल नहीं हुई। धर्मराज नारद से कहने लगते हैं, वहां समस्या तो कब की हल हो गई, साल हो गई है। नरक में पिछले सालों बड़े बड़े गुणी कारीगर लोग आए थे, लेबर्स लोग आए थे, और कई इमारतें क्या वे लोग बना दिए, ठेकेदार लोग क्या बना दिए, यानी कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या बना दिए, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बना दी। है ना, नरक में कई कॉन्ट्रैक्टर लोग आए और वे लोग क्या अच्छे अच्छे लेबर्स लेकर आए थे, लेकिन रद्दी पैसे लेकर रद्दी इमारतें बना दी। ज्यादा क्या पैसे ले लिया और अलग सी इमारत है ना, जो स्ट्रांग इमारत बिल्डिंग क्या नहीं बनाए। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। वह वर्षीय जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसा हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें बना दी। आजकल इंजीनियर्स लोग और ठेकेदार लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या मिले हुए हैं। नाउ आल्सो वी आर सीइंग दिस प्रॉब्लम, percentage problem. Maximum engineers they want percentage, and maximum contractors they ready to giving them percentage. और काम कुछ नहीं होता, रोड अगर बनाएंगे तो वो रोड 1 महीने में क्या खराब हो जाएगा, वो सड़क क्या अच्छी कभी नहीं बन जाती है, और इन दोनों के बीच क्या ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इंजीनियर्स भी अच्छे नहीं है आज के, और कॉन्ट्रैक्टर्स भी अच्छे नहीं है, और वे लोग क्या गलत काम करके गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। और यहाँ पर भी वो धर्मराज नारद से क्या कहने लगे, और यहाँ पर भी जो निवास स्थान की समस्या थी वो तो हल हो गई, लेकिन इमारतें सही ढंग से क्या नहीं बनाए। और यहाँ पर ये बात क्या सुना दिया और तान दिए, वहां समस्या तो हल हो गई, लेकिन अब एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। बोलाराम नामक एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई, और बोलाराम का जीव दूध लेने के लिए चले गए थे, लेकिन यमदूत को चकमा देकर वो जीव चला गया, और इसलिए उस जीव की क्या छानबीन हो रही है, लेकिन यमदूत को वो जीव नहीं मिला, और फिलहाल अभी ये समस्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, और आप इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि परीक्षा आ रही है, परीक्षा में आपको उत्तर लिखना है। अंत तक इस कहानी को सुनिए, स्किप मत करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लेने के लिए, और खुद भी सब्सक्राइब करिए। ना भूलिए, आपकी थोड़ी सी सहायता मेरे लिए एनर्जी, और मैं काम करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहूंगा। तो स्टूडेंट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर अब यह समस्या आ गई, जीव की समस्या, और नारद पूछते हैं कि नारद ने पूछा उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। यानी इनकम टैक्स वालों ने क्या इनकम टैक्स ना भरने के कारण वो लोग ऑफिसर लोग क्या उसे रोक लिए होंगे। चित्रगुप्त ने कहा इनकम होती तो टैक्स होता, वो भूख मरा था, उसका इनकम ही नहीं था मृत्युलोक में। बोलाराम का इनकम अगर नहीं तो इनकम टैक्स कहाँ होता, वो तो एक भूख मरा था, भूख से मरने वाला आदमी था, उसके पास कुछ नहीं था। नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है, ये तो क्या स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद मुनि कहने लगता है कि आप उस बोलाराम का आता पता दे दो, मैं मृत्यु लोक कहाँ जाता हूँ, यानी मैं उसे कहाँ ढूंढता हूँ। और चित्रगुप्त ने रजिस्टर देकर बोलाराम का जो एड्रेस था उस एड्रेस को क्या दे देते हैं। और वो आप पता कैसा है देखें, जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में
नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वहां परिवार समेत रहता था। भोलाराम कहाँ रहता था? जबलपुर शहर में और घमापुर मोहल्ले में। मोहल्ला मीन्स दैट इज स्ट्रीट। और घमापुर मोहल्ले में और गंदी नाली के पास एक 1.5 कमरे का 1.5 रूम, एक 1.5 कमरे में सब परिवार के साथ वो रहने लगा था। कौन? भोलाराम। उसका एक स्त्री थी, यानी एक ही बीवी थी, और एक बीवी के साथ 2 लड़के थे और एक लड़की, यानी 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे और एक बेटी थी। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर्ड हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसे भोलाराम के मरते उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। तो चित्रगुप्त कहने लगे एड्रेस दे दिया, और एड्रेस देने के बाद वो कहने लगते हैं कि नारद जी अब तो क्या, वो 60 साल का हो चुका था और 2 पुत्र थे, एक पत्नी थी, एक बेटी थी, लेकिन 5 सालों तक वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका था। 5 सालों तक संघर्ष कर रहा था, लेकिन 5 सालों के बीच वो मर गया। लेकिन जिस मकान में वो रेंट के तौर पर रहा था और मकान के मालिक ने क्या उसे किराया ना देने पर उसे निकालने की बात कही थी, लेकिन वो तो मर गया। मरने के बाद अगर वो मालिक रियल मालिक अगर है तो वो उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया होगा। तो आपको उसका पता ढूंढने में थोड़ी सी क्या दिक्कत होगी और आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, तो आपको ढूंढने के लिए घूमना पड़ेगा। इस तरह से कहा नारद को चित्रगुप्त ने समझाया। स्टूडेंट्स, यहीं पर फर्स्ट पार्ट की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड और आगे की कहानी शुरू कर दूंगा।